हेलो फ्रेंड्स, 7 फरवरी के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से। पहली न्यूज़ है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन होना है हरियाणा में। ये 17वां सम्मेलन होगा और इसको आयोजित करा रहा है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो इस सम्मेलन के बाद में जो भी इससे संबंधित न्यूज़ होंगी उनको देखेंगे। अभी बस इतना ध्यान रखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद सम्मेलन हो रहा है हरियाणा में। नेक्स्ट न्यूज़ है, आप जानते हैं कि अमेरिका ने 7 मुस्लिम बहुल देशों के लोगों पर अमेरिका की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो उसके विरोध में अमेरिका की कंपनियां एप्पल, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये 100 से अधिक टेक्नोलॉजी कंपनियां कोर्ट में चली गई हैं इस प्रतिबंध के विरोध में। इन कंपनियों ने इस प्रतिबंध को असंवैधानिक माना है, अन्यायपूर्ण और व्यापार के लिए ठीक नहीं माना है। और अमेरिका के न्याय विभाग का मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में ये प्रतिबंध सही है। एक चीज़ प्रीलिम्स में यहाँ काम आ सकती है। दरअसल संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने कुछ बातें कही हैं जो हमको प्रीलिम्स में काम आ सकती हैं। एक में उन्होंने इस ओर ध्यान दिलाया कि अंग्रेजों के समय से हमारे यहाँ बजट शाम को 5 बजे पेश होता था और 2000 में इस प्रक्रिया को बदला गया था। 2000 तक हम बजट को 5 बजे ही पेश करते थे। तो उन्होंने कहा 5 बजे इसलिए पेश करते थे कि जब भारत में 5 बजे होते थे तब ब्रिटेन में 11:30 बजे होते थे। ये तो हम सब भी जानते हैं कि ब्रिटेन के और भारत के टाइम में 5.5 घंटे का अंतर है। उन्होंने यहाँ पर एक रोचक बात बताई कि अगर भारतीय घड़ी को उल्टा करो तो ब्रिटेन का समय आता है। इसका मतलब कि अगर आप देखें कि अगर भारत में 5 बजे हैं तो घड़ी इस तरह से होगी। अगर आप इसको उल्टा कर दें और तब ये सुइयाँ इस तरह से आएंगी तो ये 11:30 बजे का समय दर्शा रही होंगी। मतलब अगर आप इसको सीधा करते हैं तो भारत का समय 5 बजे और अगर उल्टा कर देते हैं तो ये ब्रिटेन का समय दिखाने लगती है 11:30 बजे। तो हालांकि इस तरह के क्वेश्चन की उम्मीद कम होती है, लेकिन चूंकि ये स्पेशल फैक्ट है और प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो शायद यूपीएससी इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले कि घड़ी को अगर क्लॉकवाइज 180 डिग्री या एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री घुमाया जाता है तो टाइम से संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी पूछता रहता है, तो इसको आप ध्यान रखना। बाकी एक चारवाक दर्शन के एक श्लोक उन्होंने कहा कि यब जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कितबा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता। इसका मतलब जब तक जी रहो सुख से जियो, चाहे ऋण लेके पियो लेकिन घी पियो। एक बार अगर शरीर का त्याग हो जाता है तो कोई पुनर्जन्म नहीं होता, कोई पुनरागमन नहीं होता। तो ये उन्होंने कहा। तो प्रीलिम्स में दर्शन शास्त्र से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दर्शन शास्त्र में चारवाक दर्शन आप पढ़ लेना, हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। एक न्यूज़पेपर में था जनसत्ता में, प्रधानमंत्री अब तक लगभग 3 दर्जन इस तरह के शब्द गढ़ चुके हैं, जैसे स्कैम, विकास, जैसे उन्होंने बोला स्कैम समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, कांग्रेस और मायावती। जब से वो पीएम बने हैं नरेंद्र मोदी जी, तब से ये उनकी खासियत रही है। लगभग 3 दर्जन वो ऐसे शब्द गढ़ चुके हैं। तो हमारे लिए ये सब तो काम के नहीं है, लेकिन इसमें कुछ शब्द जो योजनाएँ हैं दरअसल में वो हमारे काम आ सकती हैं, जैसे कि जैम, जनधन, आधार, मोबाइल एंड स्मार्ट। जब भी आप पुलिस सुधार पे लिख रहे हो तब आप इसका प्रयोग करें। स्मार्ट का मतलब एस पुलिस को क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए एंड सेंसिबल होना चाहिए। एम फॉर पुलिस को मॉडर्न होना चाहिए और मोबाइल होना चाहिए। तो ये सब आप इसमें देख लेना। एक उस्ताद अल्पसंख्यक समुदाय के कारीगरों के लिए चलाई गई एक परियोजना है, जिसमें उनको पारंपरिक कला में प्रशिक्षण और उन्नयन कौशल दिया जाता है। अमृत मिशन, कायाकल्प और शहरी बदलाव के लिए अटल मिशन, हृदय, हेरिटेज डेवलपमेंट और संवर्धन योजना, प्रगति, ये सब चीज़ें हमारे काम की हैं, जिनको भी हमने अंडरलाइन किया हुआ है। इन पर डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी आप इनको सबको देख लो। उदय, उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना, इस पर यूपीएससी पूछ भी चुका है। नीति को भी यूपीएससी पूछ चुका है। और अटल इनोवेशन मिशन हमारे काम का है। हिम्मत हमारे काम का है। भीम इस बार के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रसाद काम का है। पहल काम का है। सेतु काम का है। 4P ये मेंस के लिए बहुत काम का है। पहले आप पढ़ते थे PPP परियोजना, अब प्रधानमंत्री जी ने उसको कर दिया है PPP परियोजना। स्वयं ये यूपीएससी पिछली बार पूछ चुका है। एंड मार्स ऑर्बिटर मिशन और संभव युवाओं की प्रगति के लिए विशेष कौशल मूल्यांकन मैट्रिक्स। मतलब इसमें 10-15 शब्द ऐसे हैं जो हमारे काम के हैं, और इनमें कुछ तो इस बार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि भीम। तो बाकी हम अपने आगे के लेक्चर्स में इनको देखेंगे। हिस्ट्री में इस बार हमारे काम का है मुगल शासक अकबर के दरबार के नवरत्न। ये हमारे काम का क्यों है, तो अभी किसी सभा में प्रधानमंत्री जी ने मनोहर पारिकर को अपना एक रत्न बताया था, तो
उस पर कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ व्यंग कसाया है और कहा है कि रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर तो राजा मानसिंह हो गए और वित्त मंत्री अरुण जेटली को उन्होंने राजा टोडरमल से तुलना की। तो पूछा कि बाकी के 7 रत्न कौन कौन हैं, तो आप देख लेना, मुगल शासक अकबर के दरबार के नवरत्न। एक छोटी सी न्यूज़ ये है, लेकिन ये भी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी काम की है। दिल्ली में डलहौजी रोड का नाम बदलकर दारा सिकोर रोड किया जा रहा है। तो आप डलहौजी के देख लेना कि डलहौजी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हिस्ट्री की बुक में कि इन्होंने वायसराय के रूप में भारत में क्या क्या काम किया था। और दारा सिको औरंगजेब के भाई थे, तो माना जाता है कि इन्होंने भारतीय ग्रंथों का काफ़ी गहनता से अध्ययन किया था। तो दारा सिको के बारे में आप पढ़ लेना और डलहौजी के बारे में पढ़ लेना और अकबर के दरबार के नवरत्न के बारे में पढ़ लेना। ये 3 चीज़ें हिस्ट्री में आपके काफ़ी काम आ सकती हैं इस बार प्रीलिम्स में। ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये कल हमने आपको बताया था आदित्य फेरी के बारे में, तो उसी का हिंदी है, तो इसको हम नहीं पढ़ने वाले हैं। इसमें सेम वही है जो कल बताया था, बस ये वो हिंदी इंग्लिश का आर्टिकल था तो उसकी हिंदी में इसको प्रोवाइड कराया गया है। एक छोटी सी न्यूज़ है कि जियोस्पेटिकल टेक्नोलॉजी, तो इसमें आप ध्यान रखना कि एक वेब बेस्ड स्कूल ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन किया जा रहा है। एक तरह से सभी स्कूलों की लोकेशन को मैप पे टैग किया जाएगा। और एक इसमें ध्यान रखना कि ये जो GIS प्लेटफॉर्म होगा इसको एस्टेब्लिश करेगा नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। एक आप इसमें ध्यान रखना कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा एंड द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर अपलोडिंग जियोटैग फोटोग्राफ्स। मतलब कि ये जो फोटोग्राफ्स होंगे उस स्कूल की लोकेशन जो होगी उसको अपलोड करने के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इन दोनों ने एक एप्लीकेशन डेवलप किया है। और इन सबको जो अपलोड किया जाएगा वो है भुवन रूसा पोर्टल, तो ये भी आप ध्यान रखना, भुवन रूसा पोर्टल इस पर अपलोड किया जाएगा। भुवन रूसा पोर्टल आप ध्यान रखना, स्कूलों की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उनको मैप पे टैग करने के लिए ये एक पोर्टल बनाया गया है। एक चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट से संबंधित न्यूज़ थी। चारधाम न्यूज़ ये कहाँ काम आ सकती है, प्रीलिम्स में काम आ सकती है। तो न्यूज़ ये है कि जो उत्तराखंड के चारधाम हैं उनको उनके नेशनल हाईवेज को 2 लेन का किया जा रहा है। तो ये 4 नेशनल हाईवे हैं, 5, इनके आप नाम ध्यान रख लेना, 58, 94, 108, 109। ये हैं ऋषिकेश टू केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। एंड एक दिया है टनकपुर पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे नंबर 125। और इससे पहले 2 नेशनल हाईवे हम आपको बता चुके हैं, NH2 एंड NH37, इम्फाल टू दीमापुर एंड इम्फाल टू जिरीबाम। तो ये 5-6 नेशनल हाईवे हो गए हैं आपके लिए। नेशनल हाईवे इतने सारे हैं, सबको नहीं याद करा जा सकता, जो जो चर्चा में हैं उनको हम देखते रहेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि कुल मिला के 6-7 नेशनल हाईवे हैं जो इस बार के लिए प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। एक ये न्यूज़ हमारे काफ़ी काम आ सकती है कि मिनिस्ट्री ने क्या स्टेप लिए हैं टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट बाई 50% बाई ईयर 2020। तो ये है क्या, दरअसल यूनाइटेड नेशन हैड प्रोमलगेट द UN decade of action targeting to reduce road accident by 50% by the year 2020। मतलब यूनाइटेड नेशन ने ये गोल सेट किया है कि जो रोड एक्सीडेंट है उनको यहाँ तक कम किया जाएगा। और इसलिए जो उसके मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कमिटेड हैं इस मिशन के लिए। सभी कंट्री प्रयास कर रहे हैं कि इसको अचीव किया जाए। तो इंडिया ने उसमें क्या स्टेप्स लिए हैं ये ब्यौरा दिया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने कल संसद में। तो इसमें देख लेते हैं जो इन्होंने कुछ उपाय बताए हैं। नंबर 1 इन्होंने बताया कि नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी लाई जा रही है। इस पॉलिसी में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट पे, इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज पे एंड ट्रॉमा केयर, इन सभी पर ध्यान दिया गया है। दूसरा पॉइंट है नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल बनाई गई है जो कि एक अपेक्स बॉडी है टू टेक पॉलिसी डिसीजन इन मैटर ऑफ रोड सेफ्टी। नंबर 3 राज्यों से भी कहा गया है कि वो स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल बनाएं और डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी काउंसिल बनाएं। हमारी जो रोड सेफ्टी की स्ट्रेटेजी है वो 4 E पे बेस्ड है। वो 4 ही हैं, एजुकेशन, इंजीनियरिंग में इन्होंने कहा है दोनों तरह की इंजीनियरिंग, यानी कि रोड इंजीनियरिंग एंड व्हीकल इंजीनियरिंग, एंड जो रूल्स हैं ला हैं उनका इन्फोर्समेंट, एंड इमरजेंसी केयर, यानी कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तब इमरजेंसी केयर। एंड इन्होंने कहा कि रोड सेफ्टी हैज़ बीन मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रोड डिज़ाइन, कि उसको रोड डिज़ाइन और प्लानिंग के समय ही रोड सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, उसको एक इंटीग्रल पार्ट बनाया जाएगा इसका। और रोड सेफ्टी ऑडिट की बात इन्होंने की, एंड आइडेंटिफिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ ब्लैक स्पॉट वो जगह होती हैं नेशनल हाईवे पे जो दुर्घटना संभावित होती हैं। आपने देखा होगा
यात्रा करते समय कि लिखा रहता है ये क्षेत्र दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, तो इस तरह के क्षेत्र को आइडेंटिफाई करना और उसमें सुधार के प्रयास करना। और उन्होंने कहा कि लगभग 52,000 किलोमीटर का स्टेट हाईवे है, इसको नेशनल हाईवे में कन्वर्ट किया जाएगा। एंड और पब्लिसिटी कैंपेन ऑन रोड सेफ्टी पे इस तरह के कैंपेन चलाए जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया में। और जो सेफ्टी के स्टैंडर्ड हैं, जो हमारे मानक हैं, उनको पहले से अधिक मजबूत किया जाएगा। और एक स्कीम की बात उन्होंने की, नेशनल हाईवे एक्सीडेंट रिलीफ सर्विस स्कीम। इस स्कीम के तहत नेशनल हाईवे पे क्रेन, एम्बुलेंस, इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो ये आर्टिकल हमारे काम आ सकता है अगर सड़क सुरक्षा से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो कहीं पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड एक छोटी सी न्यूज़ है, सेटिंग अप ऑफ किसान सेवा केंद्र। तो आप ध्यान रख लेना कि किसान सेवा केंद्र क्या है। तो किसान सेवा केंद्र इज़ अ लो कॉस्ट रिटेल आउटलेट इन रूरल एग्रीकल्चर मार्केट इन ऑर्डर टू डिलीवर डीजल एंड अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट। और नीचे इसको दिया इन्होंने ग्रामीण पंप। एक तरह से छोटे छोटे रिटेल आउटलेट होंगे, एक छोटे पंप की तरह होंगे जहाँ पे किसानों के लिए डीजल, पेट्रोल पंप, इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो किसान सेवा केंद्र, इसकी आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ में है कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने जो यूथ से संबंधित स्कीम थी उन सबको मिला के एक स्कीम बनाई है और उसमें चार्ट था जिसमें नाम दिए गए थे। स्कीम को रिस्ट्रक्चर करने से पहले स्कीम क्या थी और बाद में क्या हो गया। तो ये जो स्कीम है 1 से लेके एंड 8 तक, इन स्कीम को सबको समाहित करके एक स्कीम बना दी गई है और उसको नाम दिया गया है राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम। तो ये आप इसमें पढ़ लेना कि इसमें कौन कौन सी स्कीम को मिलाकर इसमें बनाया गया है। तो शायद यूपीएससी इससे कुछ पूछ ले। एंड ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए, स्कीम फॉर माइनॉरिटी वुमेन। तो 3 स्कीम की चर्चा थी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में। उन्होंने बताया माइनॉरिटीज़ वुमेन के लिए 3 स्कीम लाई गई हैं। नई रोशनी, खाली इतना आ सकता है, नई रोशनी किस क्षेत्र से संबंधित योजना है या नई रोशनी क्या है। नीचे ऑप्शन दे देंगे कि ये अल्पसंख्यक महिलाओं से संबंधित एक योजना है, या मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन दे सकते हैं कि नई रोशनी में क्या क्या प्रावधान है। तो नीचे ऑप्शन दे देंगे कि ये अल्पसंख्यक महिलाओं से संबंधित है या कह देंगे छोटी बच्चियों से संबंधित है और इसमें किस तरह की चीज़ें उनको दी जाती हैं, इसका उद्देश्य क्या है। तो ये हमारे काम का है। तो इसका उद्देश्य है कि उनको नॉलेज, टेक्निक, ये सब प्रोवाइड कराकर महिलाओं को सशक्त करना। और था कि इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, तो ये कुछ सेलेक्टेड एनजीओ के माध्यम से इम्प्लीमेंट कराई जा रही है। दूसरी है बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप। ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट कराई जा रही है, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा। और नेक्स्ट है महिला समृद्धि योजना, इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, नेशनल माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन NMDFC। तो ये 3 योजनाएं हैं, तीनों योजनाएं माइनॉरिटीज़ वुमेन के लिए हैं, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए। बाकी इसमें संबंधित प्रावधान है कुछ, वो आप पढ़ लेना। एक ये चीज़ प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस बार के लिए, एक संविधान का आर्टिकल 371A और दूसरा संविधान का आर्टिकल 243D। इन आर्टिकल में क्या कहा गया है, तो 243D ये महिलाओं को गारंटी देता है रिजर्वेशन की 33% का रिजर्वेशन। तो ये तो है आर्टिकल 243D। एंड आर्टिकल 371 क्या है, तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट शैल अप्लाई टू नागालैंड इन रिलेशन टू रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ नागाज। मतलब इस आर्टिकल में कुछ इस तरह की बातें की गई हैं कि उनका शासन उनके परंपरागत कानून के आधार पर चलाया जाएगा और जो पार्लियामेंट के एक्ट हैं वो उन पर ज़बरदस्ती थोपे नहीं जाएंगे। तो नागालैंड में जो नगर निकाय के चुनाव होने हैं उनमें 33% का आरक्षण दिया जा रहा है महिलाओं को, तो उसके खिलाफ में नागाज सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो वो लेके गए हैं इस आर्टिकल्स को कि ये जो 33% का आरक्षण है ये इस आर्टिकल का उल्लंघन करता है। तो न्यूज़ ये थी कि किस तरह से नागालैंड के केस में ये दोनों आर्टिकल 371A एंड 243D ये दोनों आपस में ही किस तरह से कंट्राडिक्टरी हो गए हैं। तो ये आर्टिकल आप ध्यान रखना। इससे पहले भी हम आपको 3-4 आर्टिकल बता चुके हैं, तो कुल मिला के प्रीलिम्स का 10-15 आर्टिकल ऐसे हो जाएंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे इस बार के लिए। तो बाकी फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स पिछले 2-3 दिन से आपके कोई मैसेज नहीं पढ़े गए हैं, तो उम्मीद है कि कल के लेक्चर में हम उन पर भी बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमको चैनल में कुछ सुधार करने हैं उनको जल्दी से जल्दी किया जाए, जिससे वो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी हो सकें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब मिलते हैं 8 फरवरी के करंट अफेयर्स में। गर्विता से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।